सबसे पहले मैं भूपेंद्र बाबू के चरणों में चरण नमन करता हूँ। आज इस सभा की अध्यक्षता कर रहे मेरे विद्वान कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर BS झा का मैं स्वागत करता हूँ और हमारे सभी संकाय अध्यक्ष और मेरे इस शहर के जो और हमारे गुरुदेव भी रह चुके हैं और हमारे गार्जियन भी रह गए हैं, परमानंद बाबू, भूपेंद्र बाबू, अमोल बाबू और परम भजन बाबू, इनको मेरा प्रणाम। चूँकि आपने सब दिन भूपेंद्र नारायण मंडल जन्मोत्सव में आप लोगों की बहरी बहुत महत्व रहा है। आप समय समय पर मार्गदर्शन देने का भी काम किए हैं। यह भूपेंद्र नारायण मंडल का मैं बहुत वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बोल चुके हैं और सब बातों का स्मरण करते हुए मैं एक ही शब्द कहूँगा कि भूपेंद्र बाबू हमारे गरीबों, शोषितों, दलितों और पिछड़ों के रहनुमा थे। ये समाजवादी धरती के पुरोधा थे और उन्होंने इस समाज के नीचे तबके के लोगों के लिए जो काम किया, एक जमींदार परिवार में जन्मे, उसके बाद भी उन्होंने सबसे अपने नीचे तबके लोगों का भी सम्मान किया, उनमें शिक्षा का संचार किया। और मैं एक DSW के हैसियत से मैं कल कार्यालय में थे और माननीय कुलपति महोदय के समक्ष छात्रों ने एक शब्द बोला था कि सर मैं गरीबों के बहुत बड़ी गरीब छात्र हूँ, मेधावी हूँ, मेरा कुछ नंबर से छूट गया है, मुझे एक मौका दीजिए। माननीय कुलपति महोदय भूपेंद्र नारायण मंडल के जन्मोत्सव में उन्होंने 3 दिन का समय को वर्धित किया, कहा नहीं। और मैं छात्रों से अनुरोध करूंगा कि सख्त नियमितीकरण करना है और आपको इस भूपेंद्र मंडल विश्वविद्यालय को ऊंचाई पर पहुंचाना है। जो भी विश्वविद्यालय जितने दिनों से ये हड़ताल और हमारे कुछ कुलपति महोदय के नहीं होने के चलते यह पड़ा हुआ था, अब जो इनके 5 दिन में हमने अनुभव किया इनके कार्यशैली का, उन्होंने सबसे पहले मुझे आदेश दिए कि सबसे पहले छात्रों को आप यह समझावें कि समय पर अपने कार्यालय जाएं, कि विभाग जाएं, अपने समय पर पढ़ें और शिक्षक को भी सबों को कहे हैं। मैं सबों को छात्रों से भी अनुरोध करूंगा कि समय पर आप अपना रहें, विश्वविद्यालय को काम करने के दीजिए। हमारे विद्वान कुलपति आए हुए हैं, उनके विद्वान कुलपति भूपेंद्र बाबू मंडल के आदर्श पर उन्होंने चलने का निर्णय लिया है, उसको सफल बनावें। इन्हीं चंद संतों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब मैं परमानंद बाबू से आग्रह करता हूँ कि अपनी विचार प्रस्तुत। इस जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर मैं भूपेंद्र बाबू का नमन करता हूँ। सभी लोग, हमारे माननीय कुलपति जो नवनियुक्त हैं, अभी यहाँ की स्थिति के बारे में उसको पूरी जानकारी नहीं है, जानकारी होगी और लोगों के राय को जो सुन रहे हैं उसके अनुरूप ये प्रयास करेंगे सबका काम हो, सही दिशा में हो। मंच पर सारे जो लोग उपस्थित हैं, पूरे मंच को मैं सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। हमारे बीच हमारे गुरुदेव डॉक्टर राम भजन मंडल हैं, जो भूपेंद्र बाबू के साथ TP कॉलेज के फाउंडर, लगभग फाउंडर टीचर हैं और विभागाध्यक्ष रहे हैं। इतिहास विभाग के विश्वविद्यालय जब खुला थी उस समय में ये वित्त पदाधिकारी हुए और इनके विश्वविद्यालय के खोलने में भी इन लोगों का काफ़ी रोल है। हमारे बीच बहुत सीनियर टीचर डॉक्टर भूपेंद्र नारायण मधेपुरी जी हैं, ये भूपेंद्र बाबू के साथ भी समय बिताए हैं और उनसे बहुत सानिध्य है, इसलिए इन्होंने कहा 1 घंटा से कम में हम नहीं करेंगे। हमको लगता है रजिस्ट्रार साहब 5 मिनट ही दीजिए, लेकिन उनके बोलने के बगैर लगेगा कि जयंती के अवसर पर बात कुछ नहीं सुन सके। अब मैं भूपेंद्र बाबू से भी आग्रह करूंगा कम शब्दों में ही, चूँकि व्यस्तता है, सारे ऑफिसर बैठे हुए हैं और विश्वविद्यालय को काम के लिए जाना जाए, ऐसा कुलपति का प्रयास है। इस 1 सप्ताह के अंदर ही यह मैसेज गया है, इसलिए दोनों के बीच में एक समझौता मैं करने का प्रयास करता हूँ कि आपकी भी बात रह जाए, हम लोग भी 2-4 मिनट में आपको अवश्य सुनना चाहता हूँ। हमारे मित्र अमोल राय साहब हैं और सारे वरिष्ठ लोग हैं, सबका मैं स्वागत करता हूँ।
अब भूपेंद्र बाबू की सारी बातें आप सुन चुके हैं, नट एंड सेल में अब सारा समझ ही चुके हैं कि समाजवाद के लोग थे, लोहिया जी से प्रभावित थे, वो क्या चाहते थे, उसके लिए मुझे लगता है बोलने की ज़रूरत नहीं है, समय बर्बाद होगा। हम खाली एक ही चीज़ कहते हैं, हम जो देखते हैं वही बोलते हैं। इस विश्वविद्यालय का बाहर मैसेज बहुत खराब है। इस विद्यालय को लोग अच्छी दृष्टि से नहीं जानते हैं और इसलिए यहाँ सिर्फ डिग्री लेने का यह फैक्ट्री रहा है। उसके लिए मैं भी दोषी हूँ। विश्वविद्यालय जितना पीछे गया है उसमें मैं स्वयं भागीदार हूँ। जो भी गलती हुई है हम लोगों से, उसके सुधार के लिए आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि पढ़ाई लिखाई को सुव्यवस्थित किया जाए तो भूपेंद्र बाबू के लिए एक बड़ी बात होगी या भूपेंद्र बाबू के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दूसरी बात, सारे लोगों ने कहा कि बहुत बड़े स्तर पर मनाया गया, ये बात 100% सही है, लेकिन बड़े स्तर पर यह नहीं मनाया गया मेरे अनुसार, चूँकि समाज के लोग इसमें सम्मिलित नहीं हुए। ये सारे आपके स्टाफ और छात्र और शिक्षक लोग आए हैं। हम लोग 5 आदमी रिटायर्ड सेवा संघ के अगर यहाँ नहीं रहते तो एक भी समाज के नागरिक इसमें उपस्थित नहीं हुए हैं। इसके लिए प्रयास नहीं किया गया होगा या प्रयास करने के बाद लोग नहीं आते, इसको मैं मानने वाला आदमी नहीं हूँ। इसलिए आगे से समाज के लोगों को भी ठीक से आमंत्रित किया जाए ताकि ऐसा लगे कि मधेपुरा के समाज के लोग भी इसमें आए हैं, तब उनके बारे में सही बात होगी। जब भूपेंद्र बाबू का जन्म नहीं मृत्यु हुआ होगा तब तक बहुत लोगों का जन्म नहीं हुआ होगा। वो क्या भूपेंद्र बाबू के समाजवाद को समझेंगे या सुनेंगे? यह सिलेबस में है नहीं जो उसको वह पढ़ लेंगे और समझ जाएंगे। उसके वास्तविकता को समझने के लिए जो वरिष्ठ लोग हैं, हम लोगों की आयु 71 बरस हो गई है, लेकिन हम लोगों को भी उनका सानिध्य नहीं प्राप्त हुआ था। लेकिन चूँकि हम लोग कॉलेज में BA फाइनल ईयर का स्टूडेंट था तो बहुत कुछ सुनते थे, समझते थे। उनको समझने के लिए उनके साथ तो वो जो बोलते थे वह करते थे, यही उसकी सबसे बड़ा योगदान था। वह कहते कुछ थे, सुनते कुछ थे, यह नहीं होता था। इसलिए हम लोग को जो एक सप्ताह के अंतर्गत जो मार्केट का मैसेज है कि कुलपति महोदय का जो 26 का संबोधन हुआ उससे काफ़ी लोग प्रभावित हैं। इधर आप ही हेड दिन वगैरह का जो बैठक किए, जो शैक्षणिक बात पर आपने कहा है अपने कर्म शिक्षकों को, उसकी चारों तरफ चर्चा है। अंत में एक आग्रह कहिए, जो कहिए, हम लोग यहाँ जीते हैं और 86 कर्मचारी बहुत गरीब है, बहुत दिन से सेवा किया है। इस विश्वविद्यालय के स्थापना काल से वो लोग डेस्क बेंच धो करके किसी तरह जिया है। अगर आप कुछ मदद कर सके, कुछ दया कर सके, उन लोगों का कुछ कल्याण हो जाए, इसका तो आग्रह मैं अवश्य ही करूँगा। क्योंकि आज भूपेंद्र जयंती पर उनका आग्रह नहीं करें तो यह अन्याय होगा। धन्यवाद। अब मैं वर्मा बाबू के आग्रह पर और मैं विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से आग्रह करता हूं मधेपुरी सर से अपनी वाणी को थोड़ा संक्षिप्त, आपके मुताबिक जो संक्षिप्त उचित हो। अपने मुताबिक समय को भी समझेंगे, हम बार बार आग्रह कर चुके हैं। दीक्षा स्थल पर बैठे हमारे विद्वान कुलपति प्रोफेसर विमलेंदु शेखर झा साहब की पूरी टीम, पदाधिकारियों की और महावीर दीक्षांत मंडप के अंदर बैठे हुए तमाम श्रोता बंधुओं, मैं कहाँ से शुरू करूँ यही मुझे दिक्कत हो रही है। लेकिन
मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया में प्रतिदिन लाखों बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पुरुषार्थ, पराक्रम, संस्कार के बल पर दुनिया में ऐसा कुछ कर जाते हैं कि उनके जाने के बाद लोगों को दिवस होना पड़ता है उनके बारे में जानने के लिए। वो कौन थे, कहाँ जन्म लिए थे और क्या करके दुनिया से गए, जो उनको लोग याद करता है आज की तारीख में। भूपेंद्र बाबू के साथ मुझे सड़क से लेकर संसद भवन के अंदर तक वो हमारे लिए कटा देते थे पास, रेगुलर पास, मैं जाता था वहाँ। अभी किसी ने चर्चा की भाषा की, वो भाषा के बारे में कितना मैंने पढ़ते थे और कितना बारीकी से बात को रखते थे, यही समझने की बात है, महसूसने की बात है। वो कह रहे थे, अध्यक्ष महोदय, मैं हिंदी के लिए, हिंदी और अंग्रेजी की बात चल रही थी कि संविधान में लिखा हुआ है कि 10 वर्ष के बाद अंग्रेजी को हटा के हिंदी को राजभाषा बनाई जाएगी, लेकिन वो राजभाषा ही बनकर रह गई अभी तक। तो उसी संबंध में चर्चाएं हो रही थी, मैं भी गैलरी में बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय, मैं हिंदी के लिए पागल नहीं हूँ, लेकिन भारत में अंग्रेजी को बनाए रखने की कोशिश भारतीय जनक्रांति के साथ विश्वासघात है, इस बात को नोट कर लिया गया। ये उन्होंने कहा, कितना बारीक 2 पंक्तियों में उन्होंने सारी बातें कह दी, आजादी से लेके 200 वर्ष पहले से जो संघर्ष हुआ था, तमाम बातों को 2 पंक्तियों में रख। वो समाजवाद को जीते थे, ओढ़ते थे, पहनते थे, बिछाते थे हमेशा। वो उनका समाजवाद बैलगाड़ी से चलता था गांव में। उनको जब टिकट देने की बात होती थी तो लोग खोजते थे कि कहाँ है भूपेंद्र बाबू, उनको टिकट मिला है, और खोजते खोजते लोग पहुँचते थे किसी मुशहरी में, किसी चमटोली में। वो पटिया पर बैठ करके उनको कुछ न कुछ अलग जगा रहे थे कि तुमको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। ये थे भूपेंद्र बाबू। तो मैं कहना चाहूँगा, चूंकि खड़ा नहीं हो जाएंगे रजिस्ट्रार साहब, इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, 2 ही बात छांट करके निकालता हूं कि भूपेंद्र बाबू का आचरण, अगर ये मंडप, महावीर मंडप पर और इधर जो दीक्षा स्थल है, यहाँ पर अगर सबके अंदर चला जाए तो इस विश्वविद्यालय का कल्याण होकर रहेगा। मैं एक रात की बात बता रहा हूँ। मैं अपने मित्र के पास चला गया था दिल्ली में मिलने के लिए, और वहां से आते आते खाना वाना खिलाते खिलाते रात बहुत हो गई, 2 बज गया। मैं जब वहां आया तो सोचने लगा कि खटखट करूंगा तो इनकी नींद टूट जाएगी, तो क्या करूं नहीं करूं, घंटी बजाऊं नहीं बजाऊं। तो अंत में तो खुलना था तो खटखट आए। एक नौकर था, वो सोया हुआ था, लेकिन इनको हम देखते हैं कि 2 बजे रात में वो छिटकिनी खोले और एक किताब थी इकोनॉमिक्स की, उसमें उंगली दिए हुए थे, और मुझको देखे तो कहे कि जो ये थे रात के दिल्ली में अकेला घूमना ठीक बात नहीं थी, और वो लौट के चले गए। मैं भूखे रात में मैंने जो खाया पिया था बिना पानी पिए सो गया। और ये आपको मैं और बात बता रहा हूँ, यहाँ से जब वो जाते थे तो बेडिंग लेकर के जाते थे, तो वहाँ का जो बिछावन हुआ करता था, सरकारी बिछावन, उसी पर बेडिंग खोल देते थे, सिर्फ तकिया निकाल के बाहर करते थे। आधा बेडिंग पर किताबें पड़ी हुई रहती थी। कर्नाट प्लेस में हमको साथ लेके जाते थे, और वो सीढ़ी लगा करके ऊपर में चढ़ के घंटों वो इकोनॉमिक्स की किताब, उसी में उसका प्रीफेस पढ़ लेते थे, फिर रख देते थे। कोई छांटते थे, 2-3 किताब छांट के निकालते थे, और आकर के काउंटर पर पैसा दे करके आते थे, और उसी किताब को पढ़ते रहते थे 2 बजे रात तक। तो मैं अपने दर्शकों को या शिक्षकों को ये कहना चाहता हूँ कि आपको अगर भूपेंद्र बाबू बहुत प्यारे हैं और भूपेंद्र बाबू का ये विश्वविद्यालय आगे बढ़े, ये तमन्ना है, तो आप भी 2 बजे रात तक अपने विषय को पढ़िए, तभी विश्वविद्यालय आगे बढ़ेगा। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा माननीय कुलपति महोदय से, वो बात मैं कहता हूँ ये
कि एक दिन की बात है, मैंने जॉर्ज साहब, राजनारायण जी, सीताराम, मन्नू भंडारी क्या नाम है, कौन भंडारी था वो, और किशन पटनायक, ये सब लोग आए कि चलिए हम लोग आज कृषि बिल पर वॉकआउट करेंगे, और गए और फिर लौट करके चले आए। आने के बाद वो किताब में कोई कागज खोजने लगे, नहीं मिला कागज, तो एक पासपोर्ट साइज का उनका फोटो मिला, जो फोटो में उनका ठोर जो था टेढ़ा हो गया था, इसलिए एक बार वो जाड़े के महीना में जा रहे थे लोगों के बीच, तो गाड़ी पलट गई थी नदी में और उनको लकवा मार दिया था। तो लकवा का इलाज कराते कराते ठोर थोड़ा सा रह गया था, वो नीचे लटका हुआ, आधे मुंह से बोलते भी थे। तो उनका वही फोटो था, संयोग से फोटो ऐसा खींचा गया था कि जो टेढ़ा ज्यादा लगता था, देखने से ही पता लगता था कि टेढ़ा फोटो। तो वो हमको बुलाए और कहते हैं क्या ये फोटो हमरे छी, जेहन हम छी तहने फोटो है, फोटो में देख कर बतावत है एमे की खराब लागे छे। तो हमको एक ही बार में देख लिए, लेकिन हमको साहस नहीं हुआ कहने का, तो हम चुप रहे। फिर वो रिपीट कर दिए, ये फोटो है हमरे छिए, देखो बताबो। तो हम बोले कि ये ठीके तो लागे छे। तो वो हमरे हाथ से फोटो ले लिए और क्या कहते हैं सो सुनिए, कहते हैं तू इतने दिन हमारा साथ रह, तैयो आज थोड़ा सांच बाजे के हिम्मत नहीं भला। यही बात उन्होंने कहा। तो मैं अपने कुलपति महोदय से उनके आचरण के अनुकूल, चूंकि मैं 26 जनवरी को इनका भाषण सुन रहा था, इन्होंने कहा था कि आपका सहयोग हो और मेरा ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होगा तो ये विश्वविद्यालय आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपका कोई निर्णय, आप अपने भाषण में कहेंगे कि आपका कोई निर्णय अगर गलत हो जाता है तो आप अपने शिक्षकों को, कर्मचारियों को, अधिकारियों को, पदाधिकारियों को ये कहिए कि आप डायरेक्ट अगर हमसे मिल करके नहीं कर सकते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से हमको कहिए कि सर ये डिसीजन जो है इसमें थोड़ा ये परिवर्तन होता तो बढ़िया होता, तो जो छात्र हित में होता। अगर ऐसा आप करते हैं तो और भी छात्रों का कल्याण होगा और विश्वविद्यालय का भी कल्याण होगा, विश्वविद्यालय भी आगे बढ़ेंगे। मैं एक कविता के साथ, क्योंकि हमारा विद्यार्थी विश्वनाथ विवेका सुना चुका है, मैं भी एक कविता लिखा हूँ भूपेंद्र बाबू के बारे में, वही सुना करके बात को समाप्त कर देता हूँ। मनीषी भूपेंद्र, समाजवादी चिंतक, समाजवादियों के प्रेरणा स्रोत, तुम आए यहाँ माटी का पूत बनकर, वंचितों अछूतों का दूत बनकर। तुम आए यहाँ ब्रिटिश हुकूमत की विकट परिस्थितियों में, उन्मत्त झंझावातों में, आंधी और तूफानों में, परंतु बिना रुके, बिना झुके और विचलित रहकर बेकसों के संसार को सजाते रहे जीवन भर, सखा और सहयोगी बनकर। बोलो तुम्हें क्या कहूँ मैं, इस धरती का सपूत, फरिश्ता या कोई अग्रदूत, चलो मसीहा मानकर ही करता हूँ अपनी 4 पंक्तियां समर्पित श्रद्धांजलि स्वरूप। धन आदमी की नींद को हर पल हराम करता, धन आदमी की नींद को हर पल हराम करता, जो बांटता दिल खोल उसे जुग सलाम करता। मरने के बाद मसीहा होता वही मधेपुरी, जो जिंदगी में अपना सब कुछ नीलाम करता, जो जिंदगी में अपना सब कुछ नीलाम करता। इन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, लोगों के हित के लिए अपना कुछ नहीं रखा। एक मिनट वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल जो है दिल्ली में, उस समय में उसका नाम था विलिंगडन हॉस्पिटल, और 6 मार्च 1975 को जेपी का आंदोलन था। उस समय में दिल्ली चलो का नारा दिए थे वो तो हम भी गए थे यहाँ से 29 आदमी को लेकर के दिल्ली भूपेंद्र बाबू के डेरा में ठहरे, लेकिन एक दिन पहले उनको हार्ट अटैक हो गया था सीवियर, वो उसी विलिंगडन हॉस्पिटल में भर्ती थे। मैं चुपचाप चला गया विलिंगडन हॉस्पिटल पैदल, वहाँ गया तो 2 नर्स बैठी हुई थी और ऊपर लिखा हुआ था विजिटर्स नॉट अलाउड। तो हम वहीं पर रुक गए, बहुत देर बोले उनको कि जो हम उनके गांव से आए हैं, प्रोफेसर हैं, एक बार दर्शन करवा दीजिए ना। तो कहा नहीं वो पढ़ लीजिए, विजिटर्स नॉट अलाउड लिखा हुआ है।
मैं दूर में खड़ा हो गया, आधा घंटा खड़ा रहा तो एक नर्स को थोड़ा सा दया आ गई। वो बुलाया, इशारे से कहा कि हम इसको खोल देते हैं, आप दर्शन करके लौट जाइए, अगर शर्त मंजूर है तो हम खोलें। हम कहीं खोल दीजिए। वो खोले तो उसके बाद इसी मुँह थे भूपेंद्र बाबू, तो वो घंटी दबाए, बेड में लगा हुआ था घंटी, और घंटी बजी तो वो गई नर्स, तो बोला कि उनको आने दो। हम गए वहाँ तो बोले डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर को बुलाया गया, वो डॉक्टर को बोले कि अगर एक बेड इसमें परमिट कर दीजिए और इनको रहने का परमिशन दीजिए तो हमको विश्वास है कि हम इनसे बात करके जल्दी रिकवर कर जाएंगे। और डॉक्टर ने वैसा ही कर दिया और हम 1 महीना तक रहे उस रूम में, जिसमें कर्पूरी ठाकुर और ज्ञानेश्वर यादव जी सुबह शाम या कभी दोनों शाम आते रहे उनसे बात करने के लिए, लेकिन वो तो बात करते नहीं थे ज़्यादा, बस बैठते थे और चले जाते थे। एक दिन श्रीमती इंदिरा गांधी आई 1:30 बजे के पास, कहीं छोटा सा गुलदस्ता लेकर के। वो भूपेंद्र बाबू उठने लगे तो वो पास में गई, कैमरे साहब मैं विश करके आई थी, आप जल्दी रिकवर कर जाइए, और लौट के चली गई। वो 5 बजे शाम तक कुछ नहीं बोले, लेकिन 5 बजे क्या बोले उसको ध्यान से सुनिएगा, मैं खत्म कर रहा हूँ आधा मिनट में। वो बोले कि डायरी लाए और वो में कुछ बात सुन ला तब लिखिया, और बोले क्या मैंने हमरा जे पार्लियामेंट से टका और मिले रहे तो गरीब कार्यकर्ता के, गरीब विद्यार्थी के दे के बादो कुछ बच जाए रहे, जरा हम पासबुक में जमा कर दे रहिए बैंक में, जकर जानकारी हमरा दोनों बेटा के छे। तब वही में ऊपर बेटेटा के हक में हेते, ओहनो लोग के हेते जे कि हमरा ई समाजवाद के संगठन खड़ा करे में मदद केलक है और बदला में कुछ मांगलक नहीं, हमें हम कुछ दे सकलिए, ओकरो हक हेते। आप नाम लिखा, मैंने नाम लिखाए 3000 से लेकर के 500 रुपया जो नौकर था छोड़ दिया था, वो उसके नाम से भी 13,500 रुपया हुआ। और बोले एक बेर के हार्ट अटैक में हमारे याददाश्त बहुत कमजोर भए गेल छै, तो तू एक डायरी के हमरा सिराना में रख दे, कलमों खोल के रख दे, कोनो अगर नाम याद हेते तो हम ओहिमे भरि देंगे। लेकिन 8-10 दिन तक उसमें हम चेक करते रहे, नाम नहीं भरा गया, और वो 1 महीना के बाद उनका डेथ भी हो गया। और वो मैंने बोल भी रहे थे कि अगर हम बच गए तो हम अपने काले 1 साल में, जगह उम्मीद हमारा बहुत कम है, लेकिन वो हुआ नहीं। इमरजेंसी आ गई और इमरजेंसी में हमको लगा कि यहाँ से हमारे गुरुदेव थे गोविंद बाबू और सिद्धेश्वरी बाबू वकील थे अभी, वो उनसे हम मिलते थे कि सर इनके नाम से कोई संस्था होनी चाहिए, लेकिन इमरजेंसी के कारण सब भयभीत थे, बहुत भयभीत थे। तो वो कहे कि नहीं अब नहीं होगा। अंत में हमने 2 अक्टूबर को एक मीटिंग बुलाई कि जो होना होगा होगा, और उसी दिन से वो कॉलेज बन गया। कॉलेज बनने के बाद जो ये आज मंच पर जाना था, मैंने वहाँ अनाउंस भी किया कि कुलपति महोदय आपको पुरस्कृत करने के लिए स्कूल के छात्रों को आने वाले थे, लेकिन उन्होंने वहाँ से राजभवन से उनको ऑनलाइन होने के लिए 9 बजे से कर दिया गया, इसीलिए वो नहीं आ सके। तो बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं कहना चाह रहा था, अभी भी मेरे दिल में है, कभी मौका लगेगा तो मैं कहूँगा। धन्यवाद सर, आभार मधेपुरी सर को आभार। अब मैं जन्म उत्सव समारोह के अध्यक्ष प्रोफेसर BS झा जी, जो हमारे माननीय कुलपति हैं, उनसे आग्रह करता हूं कि हम लोगों को संबोधित करें। सर। समयाभाव के कारण मैं नाम लेकर के एक व्यक्ति को संबोधित नहीं करूंगा। मंचासीन सभी हमारे सम्मानित पदाधिकारी, सह शिक्षकगण, सभागार में बैठे हुए सभी सेवानिवृत्त शिक्षकगण, कार्यरत शिक्षकगण, छात्रगण, कर्मचारीगण, मीडिया के बंधुओं, मैं अपनी बात कहाँ से शुरू करूँ। मैं तो विज्ञान का छात्र हूँ, कभी इतिहास और कोई साहित्य ये सब पढ़ा नहीं।
लेकिन आज पहली बार मुझे है कि कुछ अखबार गंभीरता से जो मैं पढ़ता हूँ तो उसी आधार पर मैं कुछ बोल पाऊँगा। मुझे लगता है कि अगर विश्व के इतिहास को पढ़ा जाए और ख़ास करके भारत के इतिहास को पढ़ा जाए तो आपको लगेगा कि जब कभी भी आपको अत्याचार, शोषण अत्यधिक बढ़ जाता है तो कोई एक युग पुरुष का जन्म होता है। आप देखेंगे कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, किसी खास उद्देश्य से हुआ। राम का जन्म कैसे क्यों हुआ, किसी खास उद्देश्य से हुआ। तो जो उन समय की बातें थी जिससे उस समय के समाज के लोग भयभीत रहते थे, उसे दूर करने के लिए उन लोगों का हुआ। ऐसे ही जब भारतीय परिप्रेक्ष्य में सोचें और इस सुदूरवर्ती कोशी पिछड़ा इलाका में सोचें तो जो भी यहाँ शोषण हुआ करता था तो लगा कि अब इसका समाधान होना चाहिए। और मुझे लगता है कि उसी दृष्टि से ऊपर वाले ने स्वर्गीय श्री जगनारायण मंडल जी और प्राय दीनावती उनकी माता का नाम था, उनके यहाँ एक नन्हा सा बालक भूपेंद्र नारायण मंडल के रूप में जन्म लिया, प्रकट हुआ। मेरी जानकारी सही नहीं हो सकती है, मैं इस इलाके का नहीं हूँ, लेकिन एक बार मुझे उनसे मिलने का मौका मिला था। जो जिस समय में आंदोलन 74 का हुआ करता था जयप्रकाश जी का, दरभंगा में ही कुछ ही क्षण के लिए उनसे मिला था। अब वहाँ जितने लोग जहाँ जिस कमरे में मिला उसकी बात नहीं की जा सकती है अभी, तो सारे लोग एक दरी पर बैठे हुए थे नीचे में। मुझे कुछ नाम याद आ रहा है उसमें, तो इनको तो मैं पहचानता भी नहीं था, मैं तो उन दिनों छात्र हुआ करता था। तो नागार्जुन जी थे, रेणु जी थे, फणीश्वर नाथ रेणु जी थे, भूपेंद्र बाबू थे। मैं सिर्फ उसमें से सिर्फ रेणु जी को और नागार्जुन जी को जानता था। और कोई एक राम सेवक बाबू थे, कहाँ के थे अब याद नहीं आ रहे, और कुछ एक आध लोग थे। तो शारीरिक रूप से जीर्ण सबसे अधिक नागार्जुन बाबा और भूपेंद्र बाबू ही प्रतीत होते थे, और मानसिक रूप से सबसे अधिक प्रबल यही दोनों मुझे लगे। तो आप देखेंगे अगर इनका इतिहास, तो मेरे हिसाब से तो मुझे जो जानकारी है तो शायद साहूगढ़ में उनका ननिहाल था, वहाँ उनका जन्म हुआ। रानीपट्टी तो उनका पैतृक गांव था। लेकिन वो एक विद्वान व्यक्ति थे। यह इससे प्रतीत होता है कि उन दिनों मधेपुरा जैसे पिछड़ा इलाका जहाँ शिक्षा का कोई समुचित विकास नहीं था, और उन दिनों कोई व्यक्ति जिसे 17 साल की अवस्था में स्कूल से निष्कासित कर दिया गया हो, अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ कुछ समर्थन देने के एवज में, और किसी तरह से मुंगेर में किसी स्कूल, जिला स्कूल या किसी स्कूल में किसी तरह से प्राइवेट के रूप में, वो प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में उन्होंने मैट्रिकुलेशन किया। बाद में उस समय के सबसे प्रतिष्ठित, अभी भी सबसे प्रतिष्ठित कॉलेजों में से एक है, आज उसे हम तेज नारायण बनेली महाविद्यालय जानते हैं। उस समय में वो TNJ कॉलेज कहा जाता, तेज नारायण जुबली कॉलेज कहा जाता था। संभवतः वहाँ से उन्होंने BA किया और BL किया। उन दिनों LLB नहीं, BL होता था। तो उस समय में कोई व्यक्ति जो सुदूर, जहाँ शिक्षा का बहुत ही संभवतः 95 या 90 क्या उससे भी अधिक स्कोर रहा होगा, 98% लोग अशिक्षित होंगे या मामूली लिटरेट होंगे उस समय में भी वो। और उस समय की शिक्षा आज की नहीं थी कि हम चीट कर लेंगे, हम दबाव डाल लेंगे, हम किसी तरह से पास कर लेंगे। तो उस समय में भी उनका जो रिजल्ट है, जो भी है, वो बताता है कि वो कितने मेधावी छात्र थे। और जन्म उनका हुआ था बहुत बड़े जमींदार परिवार में, सामंती परिवार में। सारी सुख सुविधाओं को किसी ने मुझे कहा, मैं जानता नहीं हूँ, कि जब वो जन्म लिए तो शायद उससे पहले उनके 2 बड़े भ्राता का जन्म लेते ही या कुछ दिनों में ही शायद देहांत हो गया। मैं नहीं जानता हूँ क्या सही क्या नहीं।
तो ये जो जन्म लिए तो वहाँ उनके परिवार में इतनी खुशी थी कि अब एक विरासत को संभालने वाला व्यक्ति आया। और उनको वो चलते थे तो बच्चा को धूप न लग जाए तो कोई छाता लेके खड़ा रहता था, उनके साथ चलता था। और इसी तरह से जो होता था उस समय में उन्होंने उसका परित्याग किया। ये बहुत बड़ी बात है। ये मुझसे जो उनकी मुलाकात हुई तो जन्मना मैं ब्राह्मण कुल का हूँ। और लोहिया जी के आप देखेंगे तो पीए शायद कोई उर्मिलेश झा थे। तो मुझे लगा, और मैं विचारधारा से कुछ इन लोगों के समीप था, लेकिन मैं कभी किसी पार्टी में नहीं रहा, किसी दल में नहीं रहा, कभी वोटिंग भी नहीं किया किसी दल के रूप में। विभिन्न जितने भी हिंदुस्तान के दल हैं उन सबों के कैंडिडेट को मैंने वोट दिया होगा, कैंडिडेट को देख करके। मेरी कोई किसी से कोई ये जुड़ाव नहीं है। और तो मुझे उस वक्त में लगा कि इनसे मैंने पूछा तो जो मेरी भावना थी तो मुझे लगा कि ये तो युग दृष्टा है। तो मैंने कहा कि जातिवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो उन्होंने कहा मुझसे कि बैठो, यही तो मैं ऐसे ही व्यक्ति को तो खोजता हूँ। मैं जाति पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं जमात पर विश्वास करता हूँ। उस जमात में हर जाति के लोग जो शोषितों वंचितों उसके उत्थान के लिए काम करे, हर एक का स्वागत है। तो मैं जाति में नहीं विश्वास करता हूं और जमात में विश्वास करता हूं। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। तो समाजवाद असली वही है, जातिवाद नहीं है। समाजवाद है जमात को एक खास उद्देश्य के लिए, की पूर्ति के लिए। तो उसको वैसे जो व्यक्ति थे उनके बारे में जितना कहा जाए वो कम होगा। मुझे याद आता है कि मैं एक किताब पढ़ रहा था, तो मैं उन दिनों जब स्वतंत्रता मिली तो सभी एक ही पार्टी थे, सभी लोग कांग्रेसी हुआ करते थे। मुझे आज खुशी हुई कि अरुण जी कांग्रेसी परिवार के होते हुए भी समाजवाद के बारे का समर्थन किया है, तो मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। तो मुझे लगा कि ऐसे समय में ऐसे व्यक्ति हैं। क्या मैं कह रहा था? हाँ, वो एक किताब मैंने पढ़ा। तो नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और उनके खिलाफ फूलपुर से वो लड़ा करते थे। शायद उत्तर प्रदेश में फूलपुर कॉन्स्टिट्यूंसी था, वही नेहरू जी का कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करता था। उनके खिलाफ लोहिया जी खड़ा होते थे। इलेक्शन के क्रम में जो भी होता था विवाद ये, लेकिन जो बड़े आदमी होते हैं वो एक दूसरे से कभी भी दुश्मनी उनके बीच में नहीं होती है। वैचारिक विभिन्नता होती है, एक दूसरे के प्रति आदर का भाव हमेशा बना रहता है। यह मैंने एक किताब पढ़ा कि इन्हीं को चाहिए तो मेरे पास अगर होगा मैं आऊँगा तो लेते आऊँगा। तो नेहरू कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक हो रही थी, सारे कांग्रेसी चुप थे क्योंकि नेहरू जी के सामने किसी कांग्रेसी को कुछ बोलने का, सर उठाने का हिम्मत नहीं था उन दिनों। तो उस कांग्रेस कमेटी में नेहरू जी को लगा कि आज समथिंग इज डिफरेंट, लोग बिल्कुल ही खामोश हैं। तो मैं यह कहता हूं कि प्रजातंत्र जो मजबूत हुआ है उसमें नेहरू जी का भी योगदान है। क्यों कि इसको पढ़ने से मुझे लगा, उन दिनों तो हम लोगों का जन्म भी नहीं रहा होगा, या हुआ होगा तो बच्चा रहा होगा। तो उन्होंने कहा क्या बात है आज तुम लोग बिल्कुल ही सर झुकाए हो, कुछ बोल नहीं रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हुजूर और कुछ नहीं कहना है, इस बार तो लोहिया जी ने इलेक्शन में आपको बहुत गालियां दी और आप फिर उनको राज्यसभा में ले आए। तो हर बार नेहरू जी से वो हारते थे, आज नेहरू जी उनको तुरंत राज्यसभा में ले आते थे। तो नेहरू जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा क्या कि किसी कांग्रेसी में हिम्मत है कि मैं क्या गलत करता हूं वो मुझे कोई इंगित करे। अगर लोहिया वहां नहीं होंगे तो यह नेहरू जो है यह प्रजातांत्रिक लीडर नहीं, यह शासक बन जाएगा। तो हमारी गलती को या हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं उसको बताने वाला कोई क्रिटिक होना चाहिए, हेल्दी क्रिटिक होना चाहिए। और उस राम मनोहर लोहिया से अच्छा विकल्प कभी हिंदुस्तान में कोई दूसरा नहीं है। और इसी उद्देश्य से वो लाते थे उनको हर बार।
और लोहिया जी का देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि वैचारिक भिन्नता हम लोगों में हो, लेकिन कभी भी सौहार्द सद्भावना आपस में नहीं टूटनी चाहिए। और जब यूएनओ भेजते थे लोहिया जी को नेहरू जी, तो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको कहा कि हु इज द टॉलेस्ट लीडर इन योर कंट्री, तो लोहिया जी ने कहा कि द टॉलेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड इज जवाहरलाल नेहरू। ऐसा एक दूसरे के बीच में रेस्पेक्ट था, वैचारिक स्तर पर बिल्कुल ही विभिन्न थे, लेकिन देश में, देश के बाहर अपने देश का प्रतिष्ठा रखना, यह कोई लोहिया जी से समझे। और वैसे लोहिया जी ने कहा कि मैं समाजवाद को सोचता हूं। असली समाजवादी तो भूपेंद्र नारायण मंडल है, जो जीता है समाजवाद। जिस परिवार में वो जन्म लिए, अगर वो चाहते तो उनको क्या ऐसी सुख सुविधा थी, सबों का, सभी चीजों का त्याग करके उन्होंने जो काम किया। और मैं इसलिए एक और करूंगा, आप पढ़ें उनके पार्लियामेंट्री डिबेट्स को। मैं और छात्र, यहाँ के शिक्षक, छात्र, नागरिक सबों को कहना चाहता हूं कि इसको सोचिए, ये एक मेरा हिंट है। उन्होंने पार्लियामेंट का उनका आप डिबेट देखिए, 57 में प्रायः वह बिहार विधानसभा में ही वॉज द सिंगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज पार्टी, कोई दूसरा नहीं जीता था, भूपेंद्र बाबू ही जीते थे। उनके डिबेट को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा कि परीक्षाएं हटा देनी चाहिए, कोई परीक्षा नहीं हो, ऐसी परीक्षा का कोई मायने नहीं है। उन दिनों बिहार में हुआ क्या करता था, और वो संसद में बोल रहे थे या कहाँ बोल रहे थे उतना याद नहीं है, लेकिन मेरे पास है वो बोल रहे थे कि यहाँ विद्यार्थी चीट करते हैं, कॉपियाँ घर पर ले जाके लिखते हैं, शिक्षक चिट बनवाते हैं। ऐसी व्यवस्था के लिए शिक्षा अगर है तो शिक्षा को नहीं होना चाहिए, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटी को बंद कर देना चाहिए, परीक्षा सिस्टम को हटा देना चाहिए। तो ये एक हम लोगों के लिए संदेश है। मैं चाहूंगा कि एकदम मैं खुला दिमाग का हूं, मैं आपको बताऊं कि कुलपति बनने में मुझे 950 रुपये खर्च है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, क्वालिफाई पहले से भी करता था, मैं कभी भी मैं कुलपति बनूं, क्योंकि मुझे लगता था कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। इस बार संयोग ऐसा था कि जो अंतिम तिथि थी, और संभवतः शायद 12 बजे रात को वह तिथि बदलता, तो उस दिन मेरे एक स्कूल क्या मैंने प्राइमरी स्कूल के, हमको लगता है कि बरसों बाद वो आर्मी गए थे, वो अत्यंत ही शोषित समाज के लोग थे, मोची, अगर जाति कहे तो मोची जाति के थे। हम लोग स्कूल में थे, तो बचपन जो होता है उससे अच्छा इनोसेंट जीवन काल कभी नहीं होता है। उस वक्त में यह लोग कोई नहीं समझता है कि ये क्या है, कोई छुआछूत की भावना उसमें नहीं रहती है। हम लोग साथ ही स्कूल में जाते थे तो साथ ही खा लेते थे। तो वो व्यक्ति आया, रिटायर होकर के गांव में रहता है, तो वो आया, उसने मुझे कहा कि हमने कहे कि बैठिए, खाना वाना हम लोग खाए साथ साथ। बहुत दिन के बाद ये सब बात हुई, कहा कि आज हम इसके लिए नहीं आए हैं, समय कम छे, हमरा लगे छे बच्चे से देखे छिए, अहाँ एहिमे किया ने अप्लाई करी छिए, हम बोले ये सब हमरा लेल नहीं छे। उसने हट कर दिया, वो अपना लैपटॉप लेके आया था आर्मी में, उसने कहा कि आप अप्लाई कर दीजिए, होगा नहीं होगा। ऐसा कहा तो रात के शायद 10-11 बज रहे होंगे। तो अब उसमें आता है कि आप विजन दीजिए, स्टेटमेंट विजन आपका क्या होगा, क्या, अब उसको बढ़िया से तैयार क्या करते। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बोलता हूँ, आप टाइप कीजिए। उनकी भावना को रखने के लिए मैं संभवतः 10 मिनट समय, अंतिम समय बचने से पहले उसको अपलोड कर पाया। भूल गया उसको, उड़ चले गए, किसी को मैंने कुछ कहा भी नहीं, कोई एम्बिशन भी नहीं था। इसके बाद एकाएक मैं अपने रिटायर्ड लाइफ व्यतीत करने के बाद, मैं अनुशासन में विश्वास करता हूँ, कोई मुझे नहीं कह सकता अरविंद जी चले गए, लेकिन मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, मेरे डायरेक्ट स्टूडेंट हैं। उन दिनों MSc में हमारा एक ही विश्वविद्यालय था, हम एक ही थे। बाद में बड़ा परिवार हुआ तो भाई में भी होता है विभाजन, तो ये हम लोग 2 भाई अलग हुए और भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो
उनको लगा, मुझे अभी जो वो बोले थे, मुझको लगा कि उनको सही दर्द है कि यह विश्वविद्यालय का जिस उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई थी, भूपेंद्र बाबू का सपना वह पूरा नहीं हो रहा है। अगर तो मैं सबों से आग्रह करता हूँ, अगर छात्र को मैं आह्वान करता हूँ कि अगर 5, पहले तो है कि आपको अगर 5 ही 10 ही टॉपिक पढ़ाई हुई है, हम अपने शिक्षकों से कहेंगे कि उतना ही में से क्वेश्चन सेट करवा दीजिए, लेकिन बच्चा को कहेंगे कि वो 10 क्वेश्चन आप पूरा पढ़िए, कम से कम उतना भी तो आपको ज्ञान हो जाएगा। डिग्री ले लें, पीएचडी तक हम कर लें, हम बोल रहे हैं उसमें अशुद्धियां आ रही है, हम कहीं अच्छे कॉम्पिटिटिव जॉब में compete नहीं कर पा रहे हैं, उससे तो बेहतर है कि हमको 2nd डिवीजन ही हो पढ़ के और हम अच्छे पद पर, तो इसका अभी हम इसका नैक करा लें तो इसको डी ग्रेड भी नहीं आएगा। और अब तो लगता है कि इसका भविष्य थोड़ा सा, मैं नहीं जानता हूं कि मेरे इसमें क्या लिखा हुआ है कि यहाँ के लोग क्या किए। अभी तक IQAC के कोऑर्डिनेटर ने तो मुझसे बात नहीं की है आकर के इस संबंध में, लेकिन नैक का तो ये बदल गया। 4 महीना ही मात्र समय है, अब 2 ही तरह का होगा। 4 महीना में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको ग्रेडिंग सिस्टम जो अभी का है वो रहेगा, और इसके बाद वो ये प्रथा खत्म हो जाएगी। तो 4 महीने में आप चाह के भी नैक का कुछ नहीं कर सकते हैं, सिवाय इसके कि रंग पोत और टिपाई पर बहुत पैसा खर्च कर लें, वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको 5 साल का डेटा किस रूप में है, मेंटर मेंटी बना है कि नहीं बना है, बहुत सारी चीज़ है उसमें, कितनी पब्लिकेशंस क्या हैं, अटेंडेंस रिजल्ट का प्रोग्रेशन कैसा है, ऐसे उसके जो भी 7 क्राइटेरिया हैं उसमें बहुत चीज़ें हैं जो 4 महीना में नहीं किया जा सकता है। अभी बिहार में सबसे अधिक अच्छा ग्रेड मिथिला विश्वविद्यालय को है, उसमें हम लोगों को 1.5 वर्ष लगा ये B++ लाने में, और वह जो 2 साल का डाटा नहीं तैयार था उसके चलते, और 3 साल के डाटा पर अभी जो हमारे कुलपति थे उनका 3 साल के कार्यक्रम में 10 में 10, 10 5 में 5 सब पॉइंट मिला, लेकिन 1 साल का कि 2 साल का डाटा 17 और 18 का डाटा वहाँ उस समय में नहीं होने के कारण B++ आ गया, अदरवाइज ये तो उसको आना ही था। तो अभी हम लाख भी चाह लेंगे तो 4 महीना में इस 5 साल के डेटा को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोगों को क्या स्थिति होगी, तो मैं अपेक्षा कर रहा था कि वो आवेंगे IQAC के कोऑर्डिनेटर साहब को, तो ये बिल्कुल होना चाहिए, अप टू डेट रहना चाहिए कि ये आज चल आया है, तो हम लोग आवे और बात करें कि अब इसको क्या करें। तो अब 2 ही तरह के रहेंगे यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशंस, एक्रेडिटेड और नॉन एक्रेडिटेड। तो नॉन एक्रेडिटेड के लिए ग्रांट्स कुछ अलग होगा, एक्रेडिटेड को ज़्यादा होगा। अब कोई ग्रेडिंग सिस्टम 4-5 महीने के बाद एक मॉडिफिकेशन UGC ने संभवतः 27 या 26 तारीख को ही किया है, या एक आध दिन पहले किया हो, तो ये सब तो सोचने की बात है। लेकिन मैं कुछ चीज़ पर अभी, मेरे लिए यह विश्वविद्यालय और यहाँ के लोग, कुछ लोगों से, खास करके अपने विषय के लोगों से तो मैं परिचित था, अन्य लोगों से अमोल बाबू वहाँ पढ़ते थे, इन लोगों से उस समय से है, लेकिन अन्य लोगों मेरे लिए नए हैं, और मेरे लिए मेरे जीवन का ही यह रहा है कि कुछ भी नहीं है, हु इज़ द बेस्ट ही शुड गेट द बेस्ट। जो विद्यार्थी सबसे अच्छा है, मैं लड़ा करता था, वह किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, उसे ही हाईएस्ट आना चाहिए। तो जो कुछ भी हो, तो मैं तो कोशिश ही कर सकता हूँ, ईमानदारी के साथ कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन आप सबों का सपोर्ट चाहिए। यह नहीं चलेगा, इससे आपके विश्वास, ठीक है आप जो चाहेंगे होगा, तो वही यूनिवर्सिटी के स्टेक होल्डर्स 4 होते हैं, मूलतया 4 ही होते हैं, एक शिक्षक, और सबसे बड़ा स्टेक होल्डर हमारा कौन है, छात्र, शिक्षक, कर्मचारी और गार्जियन, समाज के लोग। यही 4, इन्हीं का दायित्व बनता है कि हम भूपेंद्र बाबू के सपनों को कैसे साकार करें। जिस उद्देश्य से इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, हम सब आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें। परमानंद बाबू जो बोल रहे थे, तो मुझे लगा कि इनके भीतर से सच आवाज आ रही है कि एक डिग्री देने की फैक्ट्री रह गई है ये विश्वविद्यालय। इसके कार्य पद्धति में, संस्कृति में बदलाव लाने की आवश्यकता है। जब एक बार डिरेल्ड हो जाता है कोई चीज, उसको रेल पर लाने में सबों के सपोर्ट की आवश्यकता होती है। मेरा किसी के प्रति बायस नहीं है, मेरा किसी के प्रति
कोई विद्वेष नहीं, क्योंकि मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानता हूँ, यहाँ का रहता। और इंटरव्यू में मुझसे मैं तो आपको कहा कि ना कि 950 रुपये में मैं बना हूँ कुलपति। तो मैं दिल्ली में अपने बेटे के पास था, तो बेटा हमारा मोबाइल चेक कर रहा था, ये मेल, तो कहा कि पापा ये क्या है, राजभवन से आया है। तो हम कहे क्या है, तो था कि आपका इंटरव्यू फलान तारीख को इंटरेक्शन है। तो मुझे लगा कि मेरा कैसे शॉर्ट लिस्टिंग हो गया। शैक्षणिक योग्यता सारी है, पब्लिकेशंस किसी से भी कम नहीं है, फॉरेन जर्नल्स में भी सब कुछ है, चेयर भी बहुत सेशन किए हुए हैं, लेकिन न मुझे कोई राजनीतिक पैडवी है न कुछ है, किसी को मैं जानता हूँ। तो मुझे लगा कि शायद बड़ा ही जो भी शॉर्ट लिस्टिंग में आए होंगे उन लोगों ने कुछ किया होगा, मेरिट कुछ उनको लगा होगा। बहुत सारे प्रश्न मुझे पूछे गए इंटरेक्शन में, जिसको मैं नहीं बताऊंगा। और मैं मीडिया बंधुओं से भी कहूंगा कि चूंकि कुलाधिपति होते हैं, इसको आप नहीं, लेकिन मुझे यह पूछा गया कि शायद इससे पहले और लोगों को भी पूछा गया होगा कि आपको बीएनएमयू के बारे में आपका क्या धारणा है। बाद में पता चला कि किसी ने खराब अच्छा नहीं कहा था। तो मैंने कहा कि ठीक है, वो जीरो से तो वहाँ स्टार्ट करना होगा, लेकिन चैलेंजिंग जॉब तो है, लेकिन वहाँ किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि क्यों। तो हमने कहा कि अन्य जगहों के, खास करके जहाँ जिस विश्वविद्यालय का मैं हूँ, तो खैर वो तो बहुत स्थापित विश्वविद्यालय हो गया है, संसाधन आज उसके पास सबसे अधिक है। पूरे बिहार में किसी भी विश्वविद्यालय से 7 विश्वविद्यालय को या 12 विद्यालय को मिला जाए, उससे मिला दिया जाए, उससे अधिक उसका अर्थ संचय है, इतना पैसा है उसके पास। लेकिन लोग वहाँ के छल प्रपंची होते हैं। मैं जब कभी भी मधेपुरा गया किसी भाइवा लेने के लिए या परीक्षा के क्रम में, तो मैं देखता था कि गार्जियन भी है, विद्यार्थी भी है, सब लिख रहा है किताब से। थोड़ा सा काउंसलिंग कर देने पर, अरुण है इसको भी मैं डांटता था, क्या कर रहे हो। लेकिन यहाँ के लोग इतने निर्दोष हैं, इनोसेंट हैं। तो मैंने वहाँ वही कहा कि वहाँ के लोग इनोसेंट हैं, उनको इफ दे आर मेड टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए ये अच्छा है, और वो एक बार समझ जाएंगे तो वो निश्चित रूप से सहयोग करेंगे। तो मुझे लगता है कि मेरे कंधे पर ये भार है। मैं कहाँ कितना सक्सेसफुल हो पाऊंगा ये नहीं जानता हूँ। ये आपके अभी कुछ मित्रों ने कहा कि इसको डिजिटलाइज कर दीजिए, इसको ये कर दीजिए, इसको वो कर दीजिए। आप जानते हैं कि ये एक सरकारी संस्था है, इसके नियम हैं, इसको ग्रांट्स हम नहीं आएगा तो हम कहाँ से बना पाएंगे। सब लोग तैयार होइए, चंदा एकत्रित कीजिए, कराइए। सरकार का जो ग्रांट आएगा जिस किसी भी पर्पस के लिए, मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि वह उसी पर्पस के लिए खर्च होगा और ढंग से खर्च होगा, किसी तरह उसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहेगी। लेकिन आप ये अपेक्षा करेंगे कि आज उसको हम जेएनयू के समतल बना दे, तो मैं झूठ नहीं बोलता हूं। आपको बढ़ना होगा, खुद ही लोग आवेंगे आपको शिक्षक, अभी लोग कह रहे थे कि भूपेंद्र बाबू को बहुत अच्छी बात कही मधेपुरी जी ने, कि आने वाले जो बच्चे जो हैं वो भूपेंद्र बाबू को क्या जानेंगे। क्या आपकी जिम्मेवारी अभी नहीं फेल आप हम लोग हुए हैं। जो आपका एनईपी आया है या जो भी एमएससी का सिलेबस है, सारे सिलेबस में आपको इंस्ट्रक्शन है कि 20% कोर्स को, जो और कोर्स है उसको आप नहीं बदल सकते हैं, लेकिन 10 to 20% लिमिट तक आप सामाजिक वहाँ का जो डिमांड है उसके हिसाब से कोर्स में परिवर्तन कर सकते हैं। क्यों नहीं आया भूपेंद्र बाबू के थॉट का सिलेबस में इंक्लूजन? क्यों दोषी है? सिर्फ भाषण देने से नहीं होगा, भाषण देने से और तालियां बजा देने से नहीं होगा। ये शिक्षक यहाँ के या जो भी लोग हैं, या तो किसी हड़बड़ी में हुआ होगा, तो मैं आगे भी कहूँगा कि सिलेबस बोर्ड की मीटिंग होती है, 2 साल पर सिविल सिलेबस रिवाइज होता है, वहाँ से होता है, लेकिन 3 पर आपको तो छूट है ना, हम लोग भी किए हैं। रिसर्च होता है, कट टेस्ट, ये क्या है? आप जाइए समाज के बीच में, गरीब बच्चों के बीच में, आप देखिए वहाँ। आप अभी आइए कोई हमारे पास, अभी 3 आमंत्रण मुझे और आए हैं। अभी मैं बंगाल में गया था, मालदा यूनिवर्सिटी में, क्या नाम है उसका, गौरवंग यूनिवर्सिटी, वहाँ मुझे टॉक देने के लिए बुलाया गया था। मैंने एक छोटा सा प्रयोग किया अपने स्टूडेंट के साथ। किसानों को 1 हेक्टेयर में 2,79,000 रुपया प्रति माह होता है। बिहार का जो ज्योग्राफी है वो क्या है? या तो आपके पास बाढ़ होगा या सुखाड़ होगा। धान की खेत सफल करता है उस पर क्या कर जल हमारे नेचर पर,
नेचर पर, तो किसान का लागत भी कभी नहीं ऊपर होता है। एक दिन हम लोग जा रहे थे तो हमने देखा कि रेलवे लाइन के दोनों ओर मिट्टी उट्टी काटा हुआ छोटा छोटा सा डबरा है, उसमें कुछ पानी उनी है। मोहनपुर जादवों की बस्ती है, वहाँ कच्चे अच्छे लोग हैं, धन संपन्न हैं, तो वो छोटा छोटा मिट्टी के कोई ये जो जमीन कहीं गहरा जमीन को गड्ढे भरने के लिए मिट्टी काटते थे अपनी जमीन से ही। तो हम अपने रिसर्च स्कॉलर्स की टीम को भेजे, तो कहा कि सर आप भी चलिए, तुम चलो। तो हम उनको कहे कि इसको क्यों नहीं उपयोग करते हैं आप? हम कहा कि एहिमे की करबै, तो गहीर भ गेलियै, एहिमे पानि उपजा दै छी, हमने रुकू। और उनको हमने एक टेक्निक दिया, हम लोगों ने ही डिवाइस किया है, बिल्कुल ऑर्गेनिक खेती है कि आप अगर 1 हेक्टेयर में धान उपजाते हैं तो साल में आपको 1 फसल होता है। कम भूमि में वही जो भूमि बर्बाद है आपका, उसको उपयोग कर लेते हैं आप मखाना, चेस्टनट जो है, और इसके लिए फिश कल्चर के लिए, तो 1 साल में आपको 3 फसल आता है। और प्योर ऑर्गेनिक ढंग से, कोई खाद उसमें नहीं देना है। क्या देना है वो कभी आप लोग कहिए तो मैं एक टॉक दे दूंगा। क्या देना है उसमें? कुछ नहीं देना है, सिर्फ काऊ डंग का इस्तेमाल करके कितनी मात्रा में कितने क्षेत्रफल में, वो हम लोगों ने स्टैंडर्डाइज कर लिया है। और वो स्प्रिंगर से पब्लिश हुआ है, विश्व के सबसे प्रसिद्ध जर्नल से, और उसके आधार पर खेती लोग अब करने लगे हैं। 1 हेक्टेयर में 2,79,000 इनकम हुआ। तो ऐसा शोध कीजिए, गांव में जाइए। हम लोग जाते थे तो वहाँ कहते थे कि आप क्या करते हैं, जहाँ कोई अभी भी कुछ ऐसे गांव हैं हमारे यहाँ, हमारे प्रदेश में, जहाँ किसी भी तरह का शैक्षणिक, खास करके स्वास्थ्य की सुविधा है। तो वहाँ पूछते हैं कि एक बीमारी होती है तो क्या करते हैं? लोग कहते हैं कि फलाना पत्ता लगा देते हैं। आप मेडिसिनल प्लांट को एक्सट्रैक्ट करके नहीं काम कर सकते हैं? तो छोटा छोटा ओरिजिनल काम कीजिए, वह ओरिजिनल सत्य होगा। हमारे गुरु बिहार के सबसे बड़े जंतुशास्त्री थे बलराम सिंह, सामाजिक न्याय के ही व्यक्ति थे, यादव से ही आते थे। हम लोग उनका पांव छूकर, उतना बड़ा विद्वान जूलॉजी का बिहार में नहीं हुआ। और उनसे भी बड़े विद्वान थे उनके गुरु दत्ता मुंशी साहब। वो उनका थेसिस गया इंग्लैंड, रोमर के पास में, और वो काम क्या किए थे तो सिर्फ एक चिमटा से लेकर के काम किए थे। मछलियों में एयर ब्रीदिंग ऑर्गन्स का उन्होंने ही ये किया। किताब उनकी है जो विश्व भर में चलती है, एस.एस. खन्ना वाली किताब भी आप देखिए, उसमें है। तो उसका उनके रिपोर्ट में देखिए 2 ही लाइन लिखा है कि नेवर केम सच ए ब्रिलियंट थेसिस फ्रॉम ईस्ट। तो एक चिमटा से काम किए थे, एक कैंची से, कहाँ कोई आधारभूत संरचना उनको मिली थी। ओरिजिनल काम किए थे, जिसको किसी को नहीं मालूम था कि मछलियों में कितने तरह का कौन चीज होता है। अभी भी मछलियों के बारे में बहुत चीज नहीं मालूम है कि इनका, इस मछली में कितना क्रोमोसोम नंबर होता है, इसका जेनेटिक सीक्वेंस क्या है। ऐसे ही सभी विषयों में। तो अगर हम लोग रियल प्रॉब्लम को, समाज के जो शोषित वर्ग हैं, वंचित वर्ग हैं, उनको क्या ये दिक्कत है, उस तरह का प्रोजेक्ट करें। नए कोर्स में आपको ये प्रोजेक्ट वर्क है। मैंने कहा है कि मुझे लगा कि उस दिन हम ऑफिसर्स की मीटिंग किए, मैंने कहा कि 3 दिन के अंदर अपना ये विजन आना चाहिए, तो बजट बनेगा। आपको सरकार ग्रांट दे नहीं दे, आप इंटरनल रिसोर्स से तभी खर्च कर सकते हैं जब बजटीय प्रावधान हो। तो मैंने कहा कि आप फील्ड वर्क के लिए कुछ पैसा उसमें डालिए, बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क के लिए कुछ पैसा उसमें डालिए। सरकार न भी दे तो इंटरनल रिसोर्सेज से आप तभी दे सकते हैं, जब थोड़ा भी पैसा अगर दे सकते हैं जब बजट से पास रहेगा। तो वो सब संभवतः हमारे सहकर्मीगण करते होंगे, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। मैं बहुत ही इससे आया हूँ, मैं विलम्ब से आया हूँ, जब बजट का सेशन अब होना है जल्दी, अन्यथा ये हो जाएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, और आज मैं कहता हूँ, अन्य दिनों जो भी करें, मैंने कभी किसी को तुम नहीं कहा है, अब सिवाय अपने छात्रों से। तो कम से कम भूपेंद्र बाबू को हम लोग जी हैं। अन्य फंक्शंस में, अन्य फेस्टिवल्स में जो आज के युग के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको लोग करते ही हैं।
दीक्षांत समारोह होगा, अच्छी अच्छी कुर्सियां उसमें स्टेज पर लगनी ही चाहिए। लेकिन भूपेंद्र बाबू का जिस दिन जन्मदिन हो तो ऐसी कुर्सियां नहीं रहनी चाहिए। सबों को एक, मुझे भी प्लास्टिक कुर्सी पर ही बैठना पड़े तो वही संदेश होना चाहिए। तो मेरा आग्रह होगा विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों से, आयोजकों से, कि कम से कम भूपेंद्र बाबू के दिन हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग अगर कहेंगे ये गलत है, ये बेईमान है, ये है, क्या होगा? आजकल ऐसे लोगों की संख्या अधिक है, हमको पीटेगा, मारेगा कि ये आदमी आया है ठीक करने के लिए, हम बेईमानी करते हैं तो हमको ये कह रहा है। हम इतना तो कर सकते हैं कि अपने को ठीक रख सकते हैं। आई विल नॉट डू एनी रॉन्ग। यही अगर सब लोग हम लोग कर लें, समाज नहीं बदल जाएगा, भूपेंद्र बाबू की सपना नहीं सच हो जाएगी। यह विश्वविद्यालय इसके लिए खुला। भूपेंद्र बाबू का यह सपना था, लालू जी का यह सपना था कि यह विश्वविद्यालय में चोरी हो, एक फैक्ट्री बन के रह जाए। हमको ऐसा बनाना चाहिए अपने छात्रों को कि हमारे छात्र 3rd डिविजनर हों, लेकिन वो compete करें। मैं अपनी उदाहरण कहता हूँ, मुझे शर्त से उस दिन हुआ कि मर जाऊं। मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, कल्याणी यूनिवर्सिटी में एक बार परीक्षा लेने गया, बहुत पहले की बात है। तो सामान्यतया यही होता है, मैं प्रैक्टिकल एग्जाम MSc का ले रहा था। तो मुझे बिल्कुल याद है कि 65 हमने लोएस्ट दिया था और शायद 75 हमने हाईएस्ट दिया था। जब हम तो बिहारी थे, बिहार में तो यह होता है कि थोड़ा सा एक बार लोग गया, हेड को दिखा दिया कि बाबू देखिए सब कुछ ठीक ठाक है ना आपके बच्चे का। तो हम गए उनके पास, तो उन्होंने कहा कि वेल डॉक्टर झा, हैव यू फिनिश्ड द एग्जाम? हमने कहा यस सर, बट आई वांट टू शो द परफॉर्मेंस ऑफ योर स्टूडेंट्स। तो उन्होंने कहा नो नो नो, इट्स योर jurisdiction एज एन एग्जामिनर, यू जज द बॉयज एंड डू व्हाटएवर यू फील इज बेटर फॉर देयर कैरियर। लेकिन मार्किंग जो रफ करके ले गए थे उस पर उनका ध्यान चला गया, वो अपने चेयर से उठ गए। उन्होंने कहा कि झा, व्हाट हैव यू डन? तो मुझे लगा कि कम नंबर हो गया है, तो हमने कहा क्या इसको बढ़ा दें? तो हमारे यहाँ तो जो यहाँ से शुरू होता है उतना तो हम आपको हाईएस्ट दिए हैं। उन्होंने मुझसे कहा डोंट मेक इट बिहार, और उन्होंने कहा कि 59 नंबर आप तक जिसको देते हैं मुझे कुछ नहीं कहना है। 59 सेकंड क्लास हुआ और 60 नंबर फर्स्ट क्लास हुआ। 1 नंबर के डिफरेंस को समझिए। और मेरे विश्वविद्यालय में आज तक जिसको 60% इस डिपार्टमेंट में आया है उसमें 100% नेट बेट करता है। तो इसीलिए आप उस तरह से समीक्षा कीजिए। उस तरह से समीक्षा करने के बाद मुझे आज भी जीके मन्ना का वो लेटर में रखे हुआ हूँ। 6 लड़कों को फर्स्ट क्लास आया। उन्होंने मुझे लेटर लिखा, you have done justice to the university and to the department. All the 6 students who were awarded first class have competed in UGC NET examination. ये बात हम लोगों को होना चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों की गलती नहीं है, बच्चों तो निर्दोष हैं। हम क्लास में, आप याद कीजिए, यहाँ बहुत होंगे, खास करके परमानंद बाबू हैं, मधेपुरी जी हैं, ये लोग, जब एफिलिएटेड कॉलेज हुआ करता था, टीपी कॉलेज, तो पढ़ाई कैसी होती थी? दौड़ के लोग पढ़ाते थे, समय पर जाते थे। नहीं जाएंगे तो मैनेजिंग कमेटी जो है, गवर्निंग बॉडी है, मुझको हटा देगा। जहाँ नेशनलाइजेशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट हुए, सरकारी हमको संसाधन या सैलरी मिलने लगी, तो मूल उद्देश्य से भटक गए और कोचिंग में 500 रुपया देगा तो वहां टाइम पड़ जाएंगे। मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, आई मे बी वन ऑफ द पार्टी ऑफ दैट। ठीक है, मैंने जीवन में कभी ट्यूशन नहीं किया, लेकिन ये ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। बच्चों क्यों कोचिंग में जाना पड़ेगा? हम टीचर का सब टीचर शिक्षक के लिए अगर पैसा चाहिए तो इस जॉब में आना ही नहीं चाहिए। तो शिक्षकों को, तो मैं एक चीज कहता हूँ, मुझे लगता है कि मैं जो गया था, मैं कह रहा था कि 950 रुपया में मैं कुलपति बना, 800 रुपये का मैं पेट्रोल भराया था। कभी राजभवन नहीं गया था, मैंने ऑफिसर्स था तो गया था इधर इस सब पद के लिए। और जिस दिन इंटरव्यू था, मेरा इंटरव्यू 10 से मैंने प्री लंच सेशन में था और फिर पोस्ट लंच में और लोगों का रहा होगा। 6 बजे मैं दरभंगा से चला अपनी गाड़ी से और ड्राइवर को कहा कि इसमें थोड़ा तेल भरा लो। तो कहा कि सर 2000 के भरा दिया। बोले नहीं नहीं, कल ही तो भराया है।
800 रुपया का बढ़ा लो। 800 रुपये का हम तेल भराए, 9:30 बजे हम राजभवन पहुंचे हैं। कहा कि अभी नहीं, आप रिसेप्शन में बैठिए, जब गेट खुलेगा 10:30 बजे बुलाया जाएगा तो जाइएगा। गए, जो भी जो भी पब्लिकेशंस, जो भी ये था हमारा अचीवमेंट एकेडमिक, वो लेके गए थे। और 12:30 बजे में, नहीं 12:30 नहीं, संभवतः 1 बजे, 12:40 हो रहा होगा, 20-22 मिनट इंटरेक्शन हुआ। मैं वहाँ से निकला और फिर अपनी गाड़ी में बैठ गया, लाइन होटल में खाना खाया जिसमें 150 रुपया लगा। यही मेरी कुलपति बनने की कहानी है, इससे फेयर नहीं हो सकता है। तो दरभंगा में मैंने सुना, जब आया तो मैं एक जगह दरभंगा महाराज, मैं जहाँ रहता हूँ जिस अपना मकान में, उससे ठीक सटे दरभंगा महाराज के लोग रहते हैं, सेम केवल बाउंड्री। उनका जो पोता है लास्ट महाराजा का, वो मुझे बार बार फोन करता था सुबह से। तो एक बार मैंने फोन उठाया, सर कतो छिए? डेरा में छिए। आज दादाजी के बड़खी है अपने के निमंत्रण में, तो मैं उनके यहाँ वही बरखी का निमंत्रण खा रहा था, हाथ जूठा था। एकाएक संध्या, हमको लगता है 6:30 पौने 7 यही समय रहा, 7 रहा होगा ज़्यादा से ज़्यादा। दोनों मोबाइल मेरा दोनों पॉकेट में था, उसमें घंटियाँ बजनी शुरू हुई। तो खाने के वक्त में हाथ उठा था, उठाने का सवाल नहीं था। मुझे लगा कि कभी कभार कोई व्यक्ति होते हैं जो बार बार रिंग करते हैं, कोई आवश्यक काम होगा। खाना वाना खाने के बाद जब डेरा गया, तब मैंने देखा कि उसमें मैसेज है, और सब में इतना ही है कि कांग्रेचुलेसन कांग्रेचुलेसन। किस चीज़ के लिए कांग्रेचुलेसन वो नहीं समझ रहे थे। बाद में मेल खोले और लोगों ने बताया। तो लेकिन मुझे लगा कि मेरा जो रहा है, जिस रूप में हम शिक्षक के रूप में काम किए हैं, जिसने कभी भी अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया। आप किसी से भी पूछ लें कि जिस दिन अगर कभी मैं 5 मिनट लेट क्लास में गया होगा तो सीएल दे दिया होगा। लेकिन कभी भी मैंने अपना क्लास मेरे स्टूडेंट से पूछ लीजिए कि 2 घंटा 50 मिनट का घंटी 2 घंटा से पहले कभी हम छोड़े हुए। भागलपुर यूनिवर्सिटी के टीचर आए तो वो प्रैक्टिकल वो कह रहे थे कि दूसरे सब्जेक्ट के बॉटनी के तो मिलने आए थे, तो मैं क्लास में था, तो उन्होंने कहा कि हम समझ गए, जल्दी निकलने वाले तो है नहीं। तो ये नहीं, टीचिंग तो हमारा होना चाहिए पैशन, हमारा पैशन होना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम करें, एक बच्चा को इतना हम नहीं कर सकते हैं। मैंने किया है, मुझे लगता है उसी का आशीर्वाद सबसे मुझे मिला है। एक जो सबसे गरीब, जो अब मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे यहाँ जो काम करती थी मल्लाह जाति की है, वो बहुत ही गरीब है। उसको बड़ी इच्छा थी कि मेरा बच्चा पढ़े। मैं उसके बच्चे को पढ़ा रहा और वो अभी बीएससी सेकंड पार्ट में गया है। हम एक बच्चा को नहीं पढ़ा सकते हैं जो वंचित वर्ग का है, इतना तो हमको भगवान दिए हुए हैं। एक विलेज को हम एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं कि वहाँ जाएं हम बच्चों को प्रोजेक्ट में लेकर के, जो वंचित शोषित है उसको बतावें। तो लोहिया जी ने और इन्होंने क्या किया, शोषितों और वंचितों को आवाज दिया। तो लोहिया जी ने तो कहा कि हम तो समाजवाद को समझ रहे हैं और भूपेंद्र बाबू समाजवाद को जीते हैं। ऐसे जो युग पुरुष थे जिनका जन्म ही हुआ था किसी खास पर्पस के लिए, वैसे व्यक्ति को के नाम पर यह विश्वविद्यालय हो और यह विश्वविद्यालय का विकास निरंतर नहीं हो, यह हम सबों के लिए सोचने का विषय है। मेरा कार्यकाल मैं नहीं जानता हूं कि कितना दिन रहेगा। मैं प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पाता हूं। प्रेशर में मुझे काम करने की आदत नहीं है, नियम से काम करने की आदत है। कुर्सी को मैं छोड़ने में कभी देरी नहीं लगती है। तो मैं नहीं जानता हूं कि मैं 3 साल रहूंगा कि कितना दिन रहूंगा, लेकिन जितना दिन रहूंगा ईमानदारी से काम करूंगा, नियमानुकूल काम करूंगा। मैं अभी इस मंच से ही कहना चाहता हूं अपने सभी मित्रों को, 6 महीना पहले, रिटायरमेंट के 6 महीना पहले जिस शिक्षक, जिस कर्मचारी का अगर आपका डॉक्यूमेंट आ जाता है उनका, तो जिस दिन वो रिटायर करते हैं उनको रिटायरमेंट का सारा कागज दीजिए उनके हाथ में। जिनका नहीं आएगा उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही किसी भी छात्र को मैंने आते ही कहा है कि छात्र को अनावश्यक विश्वविद्यालय में नहीं भटकना पड़े। छात्र को भी मैं निवेदन करना चाहता हूं उनसे कि साइबर कैफे में आप खुद जाए भरने के लिए फॉर्म। साइबर वाले को मतलब होता है कि पैसा लेना,
वो तो बिजनेस कर रहा है। आप किसी को भेज देते हैं, आपका नाम गलत हो जाता है, आपका सब्जेक्ट गलत हो जाता है, और इसके बाद आप कहते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन गलत है। इसमें गलती विश्वविद्यालय की नहीं है, आपकी गलती है। आप जितना अपना फॉर्म अच्छे से भर सकेंगे, आपको मालूम है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, उस साइबर कैफे वाले को नहीं मालूम है। स्वयं जाया कीजिए, स्वयं अपना फॉर्म भरिए, स्वयं उसमें जो एंट्री है कीजिए, और तब अगर विश्वविद्यालय के लेवल में कोई गड़बड़ी होती है तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा और आपका तुरंत समस्या का निदान होगा। इसी तरह से मैं आया तो मैंने कहा कि ये आपके छात्रों का जो पढ़ी, उसमें DLW साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने भी मेरा ध्यान इस ओर आकृष्ट किया। तो मैंने कहा क्या कि ये जो रिजल्ट निकाल रहा है एजेंसी आपका, तो उसको आप पेमेंट कर दिए क्या? तो इन्होंने बताया कि हाँ, कंट्रोलर साहब पूछे तो हाँ, ये 19 से काम कर रहा है, इसको पेमेंट जब परीक्षा हुई है उसका हुआ है। बोले पेमेंट कर दिया, इससे कुछ लिए नहीं, कल ये भाग जाए तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड रहेगा? आपने पेमेंट कैसे कर दिया? पेमेंट करने से पहले कंट्रोलर लिखें कि इस सत्र का रजिस्ट्रेशन एडमिशन से लेकर के विद्यार्थियों का जो भी डेटा है, जो भी अंक पत्र है, जो भी TR है, सारा चीज हमारे सिस्टम में भी आ जाए और वह एक्सेल फॉर्म में आ जाए और हार्ड कॉपी भी हमको आवे, ताकि भविष्य में यह चला जाए तो हमारे छात्रों का डॉक्यूमेंट मेरे पास रहे और उनका जो भी कोई समाधान हो, डुप्लीकेट मार्कशीट लेना हो सके। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत अच्छी बात है। उनको हमने बुलाया और मैंने कहा कि अगला पेमेंट आपका तब तक नहीं होगा, पहले ये डाटा सब दे दीजिए, ये डाटा सब दे दीजिए। वो भी होगा, लेकिन कभी भी अभी आप देखिए डिरेल्ड हो गए, और यह कभी भी नहीं छात्रों को करना चाहिए। सीट खाली आपका रह जाए तो रह जाए, होना यह भावना चाहिए कि पहले इस विश्वविद्यालय को हमको ट्रैक पर लाना है। एग्जामिनेशन शेड्यूल वहां से आता है, और मुझे लगता है कि अब एग्जामिनेशन का डेट भी यूनिवर्सिटी आने वाले दिनों में नहीं करेगी। ये कुलाधिपति महोदय बहुत ही, इनका विजन अच्छा है। शायद वहीं से जैसे एक सिलेबस होता है तो एक एकेडमिक कैलेंडर न बने, लड़के अब जाइएगा वहाँ राजभवन में डेट भर बने, तो इसको हम लोगों को आदत इसकी डालनी होगी, हमको आदत डालनी होगी, हमें समझना होगा। और हम अगर 5 ही क्वेश्चन, आज ही क्वेश्चन बढ़िया से याद किए, समझे, और याद करने की तो आवश्यकता ही नहीं है किसी क्वेश्चन में। अगर आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा, लैंग्वेज आपका है तो आप लिख दीजिएगा। एनीवे, जो भी पद्धति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इन सब चीज़ों का ख्याल रखा गया है, तो जो भी पद्धति है वो हो। और दूसरा मैं आग्रह करूंगा, लगता है कि मधेपुरी जी के भावना का भी उसमें ख्याल रखा गया है, जो अब मैं कहूँगा। इस तरह से जयंती तो हुई भूपेंद्र बाबू की, लेकिन अगला जयंती जो हो, मैं यहाँ रहूँ न रहूँ, आगे जब भी कभी हो भूपेंद्र बाबू की जयंती, उस अवसर पर किसी समाजवादी प्रख्यात चिंतक को बुलाइए लेक्चर देने के लिए, उनको बुलाइए, उनको सारे लोग समझें। 1 घंटा 2 घंटा लेक्चर उनका होगा, और लोगों का बोलना क्या आवश्यक है? अगर आज उनके साथ ये रहे हैं, यही बोल दिए रहते तो हमारे विद्यार्थी बहुत कुछ समझ गए होते। तो ऐसा क्या कीजिए, अगला जयंती जो तो आप सोचिए, जो उनके साथ काम करने वाले लोग थे, देखिए उसमें किनको हम बुला सकते हैं जो हमारे बच्चों को एक ऐसा अपनी राष्ट्रभाषा में, सिंपल भाषा में उनके बारे में बतावें। और उनके पर तो शोध किया ही जा सकता है, 1 डिग्री क्या, भूपेंद्र बाबू के जीवनी और कार्य पर तो 10 और 50 PhD बन सकता है। ही वॉज एन इंस्टीट्यूशन, वो तो अपने आप में संस्था थे। लेकिन सिर्फ कहने के लिए भूपेंद्र मंडल विश्वविद्यालय जिंदाबाद ताली करने से महसूस कीजिए, सबों को महसूस करना होगा कि नहीं, ये हमारा घर है। और सबों से मैं एक बार कहता हूं कि घर में 5 बच्चे हैं, 5 समान रूप से मेधावी नहीं होते हैं। किसी सफल शिक्षक का सफलता इस बात पर निर्भर करती है, जो विद्यार्थी क्लास में तेज होता है उसको आप कॉम्प्लेक्स रूप में भी किसी चीज को पढ़ा दीजिए तो वो समझ जाएगा। टीचर की काबिलियत इसमें है कि जो सबसे कमजोर बच्चा है, अगर वह समझ जाए तो आप सफल टीचर हैं। मैं अपना एक उदाहरण दे रहा हूं। जब मैं नया व्याख्याता हुआ यहाँ तो छात्रों
छात्रों में उत्साह थी कि भाई रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं, 27 साल का इन्होंने पूरे बिहार का रिकॉर्ड तोड़ दिया, अच्छे टीचर हैं जो भी कुछ रहा हो कंसेप्ट। तो मैं जब इंटर किया, जूलॉजी वाले इसको सुन लेंगे, तो मैं जब इंटर किया तो लड़कों ने कहा कि सर प्राइमर डीएनए क्या होता है। तो मेरे दिमाग में दो भावना आई कि या तो ये लोग नए टीचर को टेस्ट करता है, अथवा अगर उन दिनों में मिथिला विश्वविद्यालय में मात्र 16 सीट होते थे, किशनगंज से लेकर के और जयनगर तक में। यहाँ के भी विद्यार्थी थे, मुझे याद है 1-2 विद्यार्थी का नाम भी, जो अत्यंत शोषित वर्ग का था, और उनसे आप बात कीजिए कि मेरे डेरे पर रख के कैसे पढ़ता था। तो मुझे लगा कि इसको एमएससी में तो पढ़ने का हक ही नहीं है, जो प्राइमर डीएनए नहीं जानता है। तो हमने कहा कि तुम एमएससी में आ कैसे गए, तुमको प्राइमर डीएनए का अर्थ नहीं आता है। लड़का सब कुछ बोल नहीं रहा था। वह यह था कि अब कोई उसको जो बताए थे जो टीचर, और वो जो पढ़ता था तो नहीं समझ रहा था। तो मैंने कहा कि अब इसको हम प्राइमर डीएनए कैसे समझावें। तो हमने कहा कि तुम दूध घर में दही देखे हो। तो कहा कि जी। बोले कैसे जमता है। तो सर दूध से। तो बोला दूध को खौला दो, उसको ढक्कन में रख दो, ढक दो, दूध जमेगा, जब तक कि पहले से जमा हुआ दही उसमें मत डालो। तो वो कॉर्नवर्ज ने जब डीएनए को सिंथेसिस किया था तो वो एंजाइम डाल दिया, बेसेस डाल दिया, प्यूरिन डाल दिया, पायरिमिडिन डाल दिया, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, जो भी होता है सारे चीज जो होते हैं वो डाल दिया। डीएनए का सिंथेसिस नहीं हुआ। तब उसने पहले से सिंथेसाइज डीएनए के टुकड़ा को छोटा डाल दिया, उसमें डीएनए का सिंथेसिस हो गया। तो मैंने बच्चों से कहा कि प्राइमर डीएनए ही जो जोड़ा जो तुम दही जमाते हो पहले से जमा हुआ थे। सारे बच्चे समझ गए। तो सभी आप बच्चों को किताब में क्या है, आजकल बच्चों को सारा गूगल पर, और इस जमाने में इस डिजिटल युग में सारा इंफॉर्मेशन है। आज के युग में शिक्षकों की जवाबदेही ज्यादा है, क्योंकि ज्ञान का वहाँ भंडार है, उसमें से कितना लेना है और किस रूप में छात्रों को देना है। यहाँ हमारा चैलेंज और बढ़ गया है, यहाँ हमारा चैलेंज बहुत ही बढ़ गया है। ऑफलाइन मोड, फेस टू फेस टीचिंग का कोई विकल्प नहीं है। ऑनलाइन मोड और इंटरनेट ये सब ठीक है, लेकिन इसका कोई विकल्प नहीं है। आप अपने छात्रों से साक्षात्कार, आमने सामने रूबरू होते हैं, उस वक्त में आप अपने छात्रों के फेशियल इंप्रेशन को देखते हैं। कोई बच्चा आपस में बात कर रहा होता है, किसी को नींद आ जाती है, आप समझिए कि वो नहीं समझ रहा है जो आप पढ़ा रहे हैं। आप उसको समझाइए। देखिए आपके बच्चे क्लास में आएंगे, क्लास में बच्चे आएंगे, क्लास में बच्चों का आना शिक्षकों पर सबसे अधिक निर्भर करता है। कुछ सरकार की जो है वो भी काम हम लोग करेंगे, हम दंडात्मक नहीं करेंगे, लेकिन गार्जियन मीटिंग कीजिए, बच्चों उनको काउंसलिंग कीजिए कि बच्चों को भेजिए। बच्चों को चाहिए, हमारे छात्रों को चाहिए कि उनमें जो ऊर्जा है, हिंदुस्तान विश्व में इस महीने में सबसे अधिक धनी है कि इसके पास युवा फोर्स सबसे अधिक है, लेकिन उनको उनका जो एनर्जी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए, इस दिशा में उनको उत्प्रेरित करने की जरूरत है। इसमें शिक्षकों की महती भूमिका है, और ये सब हम लोग अगर करेंगे ईमानदारी से, तो हम जो भी लोगों ने कहा है या अशोक बाबू ने कहा है कि ये कर दीजिए वो कर दीजिए, वो ग्रांट पर निर्भर करता है, ये ताली बजाने की चीज़ नहीं है। सरकार जो ग्रांट जिस चीज़ के लिए देगा वो मैं जरूर दूंगा। आपका नैक नहीं हुआ है तो आपको ग्रांट बहुत कम आता है, अगर नैक इसका होगी अब तो अभी होगा भी नहीं, क्योंकि आपके पास हम कुछ फीडबैक ले लिए हैं। 2 साल अनवरत अगर मेहनत कीजिएगा तभी होगा, 4 महीना के बाद क्राइटेरिया बदल जाएगा। तो आप कितना पीछे चले गए। नेट के नाम पर लाखों का पेंटिंग हो जाए, ये हो जाए, ये तो हमारी भावना नहीं होनी चाहिए। हमारी भावना होनी चाहिए कि पहले सारे डॉक्यूमेंट डेटा इसको पूरा कर लीजिए, SSR को अपलोड कीजिए, जो मेंटर मेंटी होता है छात्रों को काउंसलिंग कीजिए। छात्र नैक से बराबर पूछता है, और आपको मालूम भी नहीं होगा, आप हर एक छात्र का मेल उसके पास रह जाएगा, वो उससे पूछेगा टीचर कैसे पढ़ाते हैं, वातावरण कैसा है। छात्र अगर को काउंसलिंग करना पड़ता है कि तुम्हारे यूनिवर्सिटी के दशा और दिशा की बात है, तुम पॉजिटिव कहो, और हम ऐसा काम करें कि छात्र हमारा पॉजिटिव ही कहे। इस दिशा में भी हमें काम करना चाहिए। तो जो भी संसाधन हमारे पास है उसमें हम व्हाट बेस्ट वी कैन गिव टू आवर स्टूडेंट्स, दिस शुड बी आवर मोटिव।
और यही भूपेंद्र बाबू के प्रति सच्ची उनका जो सपना था वह होगा। और मैं एक बात कहता हूँ हमारे पदाधिकारियों से, कुल सचिव महोदय से, कि मुझे पता चला है कि रिटायर्ड शिक्षक का फलाना का बहुत ड्यूज है, ये पेंडिंग है। आप ये कीजिए, पहला चीज़ तो ये आप जरूर कीजिए कि जिस दिन लोग आप नोटिस सर्कुलेट कीजिए कि रिटायरमेंट से 6 महीना पहले अपना सर्विस बुक और अन्य अभिलेख जमा करें, और जिस दिन वो रिटायर करें उनको उस दिन जो भी पेंशन पदाधिकारी हो हम लोग जाएं उनको, और हम क्या दे सकते हैं विश्वविद्यालय का, उन्होंने उतनी वर्षों तक सेवा की है, उनको पेंशन का पेपर दीजिए। उनको दौड़ना नहीं चाहिए। बूढ़े लोग, सीनियर सिटीजन्स अगर यूनिवर्सिटी में दौड़ें तो हमारे लिए शर्म की बात है, लेकिन होना यह चाहिए कि उसमें फेवरेटिज्म नहीं चाहिए। अरुण हमारा छोटा भाई जैसा है, उसको मैं अभी भी डांटता हूँ, थप्पड़ भी मारता हूँ, वो हाल ही में रिटायर किया है, लेकिन मैं उसका हक पहले दे दूंगा, इससे पहले जो रिटायर किए उसका बाद भी दूंगा, वो नहीं होगा। तो जो जिस फेज में रिटायर किए हैं सीक्वेंस बनाइए जिनका, और उस हिसाब से उनका पेंशन जो है उसको डिस्पोजल कीजिए। और ये मुझको ये और ये हुआ कि हम कम से कम वो आपके विश्वविद्यालय में मुझको लगता है कि नहीं कुछ तो 25-50 लाख का खर्चा किया है। अगर वो चाहता तो 1 लाख 2 लाख रुपया देकर सीनेट का परमानेंट सदस्य बन गया होता है, लेकिन उसने जो अपने पिता या अपने इसके लिए किया, तो अभी भी मैं देख रहा हूँ तो ये पूर्व विभागीय जंतु विज्ञान के द्वारा ही इसको मंडप को ही किया गया है। तो इसका कुछ शायद आपका के पास इसका कुछ बकाया उकाया कुछ है, उसकी गणना भी तो करवा दीजिए। तो किसी का भी छात्रों का हो, जिस सीक्वेंस में उसका प्रॉब्लम आता है। आज कोई छात्र अगर देते हैं कि हमारा ये मार्कशीट हमको चाहिए, और 3 दिन पहले कोई छात्र दिए हैं तो पहले 3 दिन वालों का दीजिए। जिस दिन छात्र आते हैं उनको उस दिन बता दीजिए कि आप उस दिन आइए, 48 घंटे के अंदर जरूर उनके समस्या का जो होने वाला है उसका समाधान होना चाहिए। ऐसा हम लोगों का प्रयास रहना चाहिए। धीरे धीरे हम लोग सब कोई मिलकर प्रयास करेंगे तो यही जो छात्र हैं वो समझेंगे हमको, आपको, और एकदम आपकी आज्ञा का अनुपालन करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस विषय पर मैं अधिक क्या कहूँ, बोलने को तो बहुत ही है। कभी मधेपुरी जी के भी का भी भावना का सम्मान हम लोग करेंगे। अगला अगर जयंती हो तो आप 2 वक्ता को बताइए, बुलाइए, एक बिहार उनके साथ रहने वाले समाजवादी चिंतक को, एक इनका भी 2 वक्ता करवा दीजिएगा, इसमें कोई हर्जा नहीं है, किसी को नहीं है। और रजिस्ट्रार साहब तो आपके प्रशंसक हैं, हमको उन्होंने, लेकिन समय अभाव है, आज हम लोग को बहुत काम करना है। 4 तारीख को राजभवन में कुछ डेटा मांगा गया है, और जो लोग गए थे वो अभी क्या किए हैं हम लोग बैठ के बात करेंगे। इस दृष्टि से उन्होंने कहा होगा कि संक्षेप में सब कुछ को। तो अगर सभी व्यक्ति को अगर मेरी किसी भी भावना से आपको चोट पहुंचा हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मेरा मैसेज जो है वह बिल्कुल स्पष्ट है। अगर हम सच्चे लगन से करेंगे तो कुछ ना कुछ होगा। 100% नहीं सफलता होगी, 5% मिलेगा, तो हम 5% ग्राफ जो मेरा निगेटिव है वो कम होगा। दूसरे साल में हो सकता है वो 20% पर चला जाए। सैचुरेशन आने में बहुत समय लगेगा। तो इस दिशा में हम लोग प्रयत्न हो, तभी हमको लगता है कि भूपेंद्र बाबू का सपना साकार हो सकेगा, और जिस उद्देश्य से इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है वह पूरा होगा। एक बार पुनः भूपेंद्र बाबू के प्रति अपना नमन करते हुए उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। आप हमारे जो संबोधन था उसको धैर्यपूर्वक सुनने का साहस आपने दिखाया, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय कुलपति महोदय। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए सुधांशु शेखर जी से आग्रह करता हूँ। धन्यवाद। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय और सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और सभी छोटों को मेरी शुभकामनाएं। मैं भूपेंद्र बाबू के चरणों में अपना सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। और चूंकि यह कार्यक्रम आप सबों का है और आप सभी इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, इसलिए इसमें धन्यवाद ज्ञापन करना महज औपचारिकता ही है। मैं धन्यवाद नहीं दे करके आप तमाम उपस्थित लोगों को, माननीय अध्यक्ष जी सहित आप सभी लोगों को बधाई देता हूं कि आज हमने अपने पूर्वज को, अपने
महामना को हमने याद किया और जैसा कि माननीय ने कहा है, आने वाले दिनों में भूपेंद्र बाबू का जन्मोत्सव और उनकी पुण्यतिथि हम लोग और भी अच्छे तरीके से मनाएं और अपनी विरासत को और अपने पूर्वजों को याद करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों को धन्यवाद नहीं बल्कि बधाई देता हूं और भूपेंद्र बाबू को नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबों से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए कृपया खड़े हो जाएंगे और राष्ट्रगान की प्रस्तुति रीता मैडम जो कि पार्वती विज्ञान महाविद्यालय में शिक्षिका हैं